कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। एक सुप्रीम कोर्ट का केस डिसाइड हुआ है 2020 में ही, फरवरी में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी को कंप्लेनेंट मानने से इनकार कर दिया है बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार सोसाइटी भी कंप्लेनेंट हो सकती है। देखना ये है कि इस केस में इस सोसाइटी का स्टेटस किस तरह से डिफरेंट है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेनेंट नहीं माना। हम इस केस के फैक्ट्स में जाने से पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो डेफिनेशंस हैं कंज्यूमर की, कंप्लेनेंट की, पहले उसके बारे में बात करते हैं। हम बहुत सारे पहले के अपने वीडियोस में इस पर चर्चा कर चुके हैं। नॉन एडवोकेट कैसे कंज्यूमर कोर्ट में अपीयर हो सकता है और केस को प्लीड कर सकता है, इसके बारे में भी हमने कई वीडियोस बना रखे हैं। और तो और हमने आम्रपाली बिल्डर्स के केस में जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें भी एक इशू ये था कि कंज्यूमर्स की तरफ से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्या कंप्लेनेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें, हम पहले भी बोल चुके हैं कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट तक ये बात होल्ड की गई कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी कंज्यूमर की तरफ से कंप्लेनेंट हो सकती है और अपना केस दायर कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखना ये है कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। पहले हम देखेंगे कंज्यूमर की डेफिनेशन में कंज्यूमर कौन बनता है। कंज्यूमर की डेफिनेशन सेक्शन 21D ऑफ द एक्ट, इसमें सबसे पहला जो तत्व है, जो भी व्यक्ति कोई पेमेंट करके गुड्स खरीदता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति यदि पेमेंट करके सर्विसेज हायर करता है। यहाँ पेमेंट करने को हम डिटेल इसलिए नहीं करें, पेमेंट की जाए या प्रॉमिस की जाए या पार्टली की जाए या बाद में की जाए, ये एक अलग इशू है, बट पेमेंट इज अ मस्ट। पर उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो ये गुड्स को खरीदते हैं या सर्विसेज को हायर करते हैं फॉर फर्दर ट्रेडिंग, आगे अपने बिजनेस के लिए यदि वो ये चीज़ खरीदते हैं या सर्विसेज हायर करते हैं तो वो कंज्यूमर नहीं होंगे, वो कमर्शियल पर्पसेस माना जाएगा। इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन में ये भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है, उसको आगे नहीं बेचता, किंतु उस वस्तु के माध्यम से वो अपनी लाइवलीहुड, अपना रोजगार बनाता है उसको, तो भी वो कंज्यूमर होगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक 10 कंप्यूटर खरीदे और उनको आगे बेच दिया तो वो कमर्शियल पर्पसेस होगा। एक कंप्यूटर खरीदा और उस कंप्यूटर पर बाहर से काम लाकर किया और काम दिया तो ये स्वरोजगार होगा, तो इसमें भी वो कंप्लेनेंट बनेगा, कंज्यूमर बनेगा। ये तो हो गई कंज्यूमर की डेफिनेशन। अब सेक्शन 12 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो क्या कहता है कि किस तरह से, किस मैनर से कंप्लेंट डाली जा सकती है, उसके लिए एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट में। रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी इसमें आएगी। रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन मीन्स एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ, तो वो कंप्लेनेंट हो सकती है। अब हम आपको बताएं, हमने बहुत सारे चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि कौन कंप्लेनेंट हो सकता है। एक तो कंज्यूमर स्वयं हो सकता है, दूसरा जो एक्चुअल यूजर हो सकता है, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, और एसोसिएशन भी हो सकती है, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरीली सब कंज्यूमर मिलकर कोई एसोसिएशन बनाते हैं और वो अगर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स केस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ड्यूली साइंड जो कंप्लेंट होगी, ड्यूली साइंड बाय ऑल द कंज्यूमर्स होगी। जो आम्रपाली बिल्डर के सामने प्रश्न था, उसमें 2 प्रश्न थे। आम्रपाली बिल्डर्स ने ऑब्जेक्शन की थी
रेजिडेंट्स एसोसिएशन जो थी वो नेशनल कमीशन में केस दायर नहीं कर सकती। कारण ये बताया कि ये तो रेजिडेंट्स एसोसिएशन है, कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन अलग से बनी हुई कंज्यूमर लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस प्रश्न का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि रेजिडेंट्स भी कंज्यूमर्स हो सकते हैं और सारे जने मिलकर अगर वॉलंटरीली कोई एसोसिएशन बनाते हैं और अपने वेलफेयर के लिए यदि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या था? वॉलंटरली वो एसोसिएशन बनाते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये था कि इतने सारे कंज्यूमर्स अगर मिल गए तो उनकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से ऊपर हो गई और वो नेशनल कमीशन में आ गए, जबकि अलग अलग हर कंज्यूमर की यदि फ्लैट की वैल्यू देखी जाए तो वो 20 लाख से कम था या 20 लाख से अधिक भी था, तो या तो इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए था या स्टेट कमीशन में जाना चाहिए था। सारे नेशनल कमीशन में इकट्ठे मिलकर वैल्यू को क्लब क्यों कर रहे हैं? इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि सारे मिलकर अगर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो वो नेशनल कमीशन में भी आ सकते हैं। ये केस डिसाइड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। अब हमको देखना है कि इस एसोसिएशन में क्या अंतर था जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंप्लेनेंट नहीं माना। तो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। एसोसिएशन तो आ सकती है, वो वॉलंटरी हो और कंज्यूमर्स की हो। अब ये एसोसिएशन किस तरह की थी, आइए हम इसको देखते हैं। किसी तरह का भ्रम ना रहे, सब एसोसिएशंस कंप्लेनेंट बन सकती हैं, ये भ्रम आपका दूर हो जाए। कैसी एसोसिएशंस कंप्लेनेंट बन सकती है इसको आप जान लीजिए। अब इस एसोसिएशन का स्टेटस क्या था? ये थी कर्नाटका अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1972 के अंडर ये एक एसोसिएशन बनाई गई थी, जिसका पर्पस क्या था कि इंडिविजुअल अपार्टमेंट जो बिल्डिंग में है उसकी ओनरशिप तय हो, अपार्टमेंट को हेरिटेबल बनाया जाए, रहने लायक बनाया जाए, प्रॉपर्टी को ट्रांसफरेबल बनाया जाए और इससे कनेक्टेड जितनी भी मैटर्स हैं उसके बारे में काम किया जाए। और ये बॉडी जो थी किस तरह से आई एग्जिस्टेंस में? 1972 के एक्ट कर्नाटका अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट था और उसका सेक्शन 3 था, जिसमें ये डिक्लेरेशन दी गई थी। डिक्लेरेशन क्या थी कि इसमें डीड्स ऑफ अपार्टमेंट होंगी, डीड बनाई जाएगी, कॉपीज उसकी रजिस्टर्ड होगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर होगी। और ये एक तरह से स्टैट्यूटरी और लीगल बॉडी थी जो वॉलंटरी नहीं थी। इसका न बनना या न होना कोई भी काम नहीं कर सकता। जब तक ये एसोसिएशन नहीं बनती, इस तरह की एसोसिएशन जो प्लॉट ले सके, मकान बना सके, लीगल एंटिटी होती है, लीगली डीड्स बना सके, लीगली ओनरशिप तय कर सके, ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सके और उस एरिया को रहने लायक बनाए, ये सारे काम इस सोसाइटी को करने होते हैं। तो इस सोसाइटी का स्टेटस वेलफेयर और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी एसोसिएशन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसके बिना किसी को कोई लैंड अलॉट नहीं हो सकती। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको अथॉरिटी तब मिलती है जब ये एक प्रॉपरली एज पर लॉ एसोसिएशन बने, जो ये तय करेगी कि किस कंज्यूमर का या किस मेंबर की ओनरशिप कहाँ है। उसकी जब अगर फ्लैट को ट्रांसफ़र होगा तो क्या डीड्स बनेगी, अगर कोई मेंबर छोड़ता है दूसरा मेंबर आएगा तो उसमें सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये वॉलंटरी नहीं है। इसलिए चूंकि ये लीगल और स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी एसोसिएशन थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंज्यूमर नहीं माना। तो फ्रेंड्स, आप आज इसको अंतर को समझ लीजिए। पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें ये एक तो बात कही है कि नॉन एडवोकेट कैसे अपीयर हो सकते हैं और ये बात बताई है कि एसोसिएशन कैसे कंज्यूमर्स के बिहाफ पर कंप्लेनेंट हो सकती है। आम्रपाली बिल्डर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में। 2018 का ये केस था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया था और ये माना था कि
कि इसमें रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो वॉलेंटरी बनाई गई है कंज्यूमर द्वारा या रेजिडेंट्स द्वारा, वो कंप्लेनेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के कई और नए इश्यूज़ को उठाकर और उनकी व्याख्या कर आपके सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।